हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका सबसे महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं और बहुविकल्पी प्रश्न देखने वाले हैं। अगर इस प्रश्न को आप ईमानदारी से कर लेते तो ये बहुविकल्पी प्रश्न को एकदम ट्रिक से करेंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा ईमानदारी से, क्योंकि कोई भी काम में ईमानदारी जरूरी है और आपका बोर्ड एग्जाम भी पास में आ चुका है। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, उदारवाद का अर्थ बताइए। देखिए ये प्रश्न एनसीईआरटी है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं उदारवाद का अर्थ क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए उदारवाद का अर्थ होता है स्वतंत्रता। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने उसके बाद ये प्रश्न बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए उदारवाद का अर्थ होता है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता का मतलब क्या निकलता है कि आज़ादी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि लिखा है कि उदारवाद लैटिन भाषा के शब्द लीबर से बना है। आप अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि जो उदारवाद है वो लैटिन भाषा, देखिए लैटिन भाषा के शब्द लीबर से बना है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, मतलब आज़ादी। आप ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। अब आगे लिखना होगा कि अर्थात इसका पूरा अर्थ मतलब निकाल लीजिए कि आज़ादी होता है। आज़ादी किसको चाहिए, किसको चाहिए? जानवर को चाहिए, जानवर को भी चाहिए आज़ादी क्योंकि वो पिंजरा में रहता है, उसे भी आज़ादी चाहिए। मानव को भी आज़ादी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर लिखना कैसे है, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता एक कानून के समक्ष सबको समानता। देखिए लिखना है मतलब कि जो है ना कानून के सामने सब लोग समान है, इसका अर्थ होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि उदारवाद होता क्या है। बहुत बढ़िया से इसको लिखे हुए हैं। आप चाहे तो देहाती भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देहाती भाषा में हम बता चुके हैं आपको। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम क्या है। देखिए फ्रांस की क्रांति कैसे हुई ये आपको डिटेल में पढ़ना है, बल्कि इसका दो परिमाण लिख देना है। कैसे लिखना है, देखिए वहाँ पर एक निरंकुश शासक था, उसका अंत हो गया। निरंकुश शासन मतलब जिसका दबदबा हो। जैसे आप देखिएगा, आपसे कोई जैसे माफिया लोग होते हैं, आप पे दबदबा चलाते हैं, आप मतलब जो बोलते हैं वो करते हैं लोग। पहले होता था, अब नहीं हो रहा है जैसे, तो वही होता है निरंकुश शासक, मतलब वो एकदम ढीठ है, मतलब ढीठ शासक। तो राजतंत्र का अंत हो गया। परिमाण क्या हुआ, जब निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया ना, तो क्रांति किया गया। देखिए जब निरंकुश शासन का अंत हो गया क्रांति के दौरान, तब वहाँ पर क्या हुआ ना, स्वतंत्रता मतलब कि भावना का विकास हुआ। देखिए वहाँ पर जब निरंकुश शासक का अंत हो गया तो वहाँ पर क्या हुआ, स्वतंत्रता का विकास हुआ। आप इतना बना के लिख सकते हैं, चाहे देहाती अंदाज में लिख सकते हैं कि वहाँ राजा था, वो अपने मन मुताबिक कार्य करता था, उसका अंत कर दिया गया। उस क्रांति के दौरान फ्रांस क्रांति के दौरान उसका अंत कर दिया गया। वहाँ पर अपने मातृभूमि के लिए आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए पहला था दो परिमाण, दूसरा परिमाण लिखेंगे कि वहाँ पर न्याय व्यवस्था आ गया, मतलब वहाँ पर कानून नहीं था। मतलब कोई भी अपराध करता था उसे कोई पर कानून, जैसे बड़े लोग होते थे वहाँ पर उनके लिए कोई कानून, मतलब वो कुछ भी करे उनके लिए कानून नहीं था। इसलिए अब वहाँ पर क्या हो गया ना, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वहाँ पर कानून सबके मतलब समान मतलब न्याय देगा। तो वहाँ पर ये हुआ कि न्याय व्यवस्था लागू कर दिया गया और पूरे देश में समान कानून लागू कर दिया गया, समान कानून संहिता लागू कर दिया गया। तो आप इतना देखिए देहाती अंदाज में है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ये किताबी भाषा का प्रयोग किया गया है, हम आपको देहाती भाषा बता रहे हैं। तो जिस टाइप से बता रहे हैं उस टाइप से आप प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। देखिए अगला प्रश्न है कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, और दो परिमाण लिखिए, मतलब दो कारण बताइए। देखिए ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, वो जर्मनी का एक जनक था। आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए लिखा क्या है कि ऑटो वन बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। रक्त और लौह क्या होता है, रक्त मतलब ब्लड, लौह मतलब लोहा, तलवार। तो मतलब जो है ना, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे अपने रक्त और लोहा का नीति का मतलब ये होता है कि अपने देश के लिए प्रेम, चाहे अपने देश के लिए मर मिट जाए, चाहे लोहा और रक्त क्यों नहीं एक में मिल जाए। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। मतलब जो तलवार है और ब्लड है मतलब खून है, वो एक में मिल जाए, उसको बोलते हैं वो अपने देश के लिए एकदम मर मिटने के लिए तैयार है। ठीक है, तो बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। नीति मतलब नियम। ठीक है, जैसे जो अपने सैन्य शक्ति मतलब जो आर्मी वाली शक्ति थी उसको आगे चल के जर्मनी के मतलब उसको मजबूत किया, इसीलिए उसको जर्मनी का क्या का जनक कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना। ऑटो वन बिस्मार्क क्या वो था ना, वो लौह और रक्त के मतलब रक्त और लौह की नीति अपनाया था। रक्त और लौह की नीति अपनाया था ना, और क्या किया प्लस में अपने आर्मी मतलब सैन्य शक्ति को मजबूत किया, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, जर्मनी का एकीकरण मतलब वो जनक कहा जाता है। अब देखिए इसलिए जर्मनी का एक जनक कहा जाता है। दूसरा कारण लिखेंगे, यहाँ पर दो कारण पूछा है।
दो कारण लिख सकते हैं कि बिस्मार्क जो है ना, वो बिस्मार्क एक देश, यूरोप का एक कंट्री मतलब देश है, उसका नाम है ऑस्ट्रिया। उसको भी क्या किया ना, वो मजबूत किया, कानूनी तौर पे उसे मजबूत किया, इसलिए भी उसको जनक कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ है बिस्मार्क ने कूटनीति मतलब एक मतलब छुपाया हुआ नियम, ठीक है। कूटनीति मतलब किसी को नहीं बोलते कि कूटनीति का प्रयोग करो, ये इस कूटनीति का प्रयोग करो, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो क्या कहना है, बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पलट द्वारा सैन्य शक्ति को मजबूत किया, मतलब एकाकी शक्ति को भी मजबूत किया और प्लस सैन्य शक्ति को भी मजबूत किया। तो आप इतना बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रश्न को एकदम आसानी से देहाती अंदाज में पता है, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये भी लिख लीजिए कॉपी में, बाद में भूल जाएंगे क्योंकि एग्जाम पास में आ चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे कि जर्मनी के एकीकरण का आधारशिला किसने तैयार की थी। अब देखिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण बता दिया यहाँ पर, तो आपको कहेंगे कि ये जर्मनी का एकीकरण ऑटो वन बिस्मार्क नहीं, आधारशिलता पूछा है कि जर्मनी का एकीकरण की आधारशिलता किसने तैयार की थी, विलियम प्रथम बिस्मार्क या नेपोलियन बोनापार्ट या यहाँ पर होगा नेपोलियन तृतीय। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, इसको टिक मार लीजिए। अगला प्रश्न है बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। जो बिस्मार्क था वो जर्मनी का चांसलर कब बना। देखिए 1848, 1856, 1860, 1862। देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1862 में जो बिस्मार्क था वो जर्मनी का चांसलर बना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं वो है राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है, फ्रांस से, भारत से, जर्मनी से या इटली से। देखिए फ्रेंड जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांस, ठीक है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। देखिए यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर या मैजनी। देखिए आप अगर यंग इटली के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कितने जनक थे, तो वहां पर देखिए यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक था वो मैजनी था। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, मतलब होगा मैजनी होगा। तो देखिए जितना प्रश्न बताएं इसको आप ही अभी ईमानदारी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बार बार हम बोल चुके हैं एग्जाम पास में आ चुका है, क्योंकि अभी नहीं तैयार करेंगे तो बाद में एग्जाम में पछताएंगे। बच्चा आपके सामने लिखेगा, आप बैठे रहेंगे शांति से, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप अभी मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।